बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले लेक्चर में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा और ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने बहुत तफसील से पढ़ा, उसके एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ा है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े और ऑस्मोटिक प्रेशर को मालूम करने के डिफरेंट तरीके पढ़े। ये लेक्चर उसी के आगे कंटिन्यू है। तो इसमें हम देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इसके दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसके एक साइड पे जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, यानी ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, जबकि दूसरी साइड पे क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो इस केस में क्या होगा, ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हायर कंसनट्रेशन वाले एरिया से लो कंसनट्रेशन वाले एरिया में जाएंगे। तो ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक के दोनों कंपार्टमेंट्स में सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल ये वाला स्टेज आ गया है, इस स्टेज पे अब दोनों कंपार्टमेंट्स में सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन सेम है, तो इसको कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन में आ जाएगा, such pair of solution which produce no flow of solvent molecule through the semi permeable membrane। अभी हम पढ़ लेते हैं लॉस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फॉन्ट हुफ एक केमिस्ट थे, फॉन्ट हुफ, जिन्होंने दी थी इक्वेशन, फॉन्ट हुफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉन्ट हुफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब फॉन्ट हुफ ने क्या किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया था। ऑस्मोटिक मेजर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर बाय फीफर मेथड, बाय फीफर मेथड। और इन्होंने एक पैरेललिज्म फाइंड आउट की थी बिटवीन द प्रेशर ऑफ गैसेस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉन्ट हुफ ने ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गैसेस और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के दरमियान एक पैरेललिज्म फाइंड आउट की थी। और फॉन्ट हुफ ने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक थ्योरी प्रपोज की और इस थ्योरी को हम डिफाइन करते हैं। A substance in the solution behaves exactly like a gas and the osmotic pressure of dilute solution is equal to the pressure which the solute would exert if it was gas at the same temperature and occupying the same volume of the as the solution। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गैसेस, जो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट है, इस सोल्यूट की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बिल्कुल आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है उसकी ही तरह है। अब यहाँ पर ये जो आइडियल गैस है, ये गैस है, इसका प्रेशर और ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो सोल्यूट है उसका प्रेशर दोनों बराबर है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं डेल पी से रिप्रेजेंट करूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक हिसाब से आइडियल गैस का जो प्रेशर है उसके पैरेलल में आता है। तो अब चूँकि जो सॉल्यूशन है उसका जो सोल्यूट है वो बिल्कुल आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, तो आइडियल गैस के केस में जो लॉज थे, बायोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसके अलावा एवोगैड्रोस लॉ था, गैल-लुसिक लॉ था, तो वो वाले सारे लॉज हम इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉन्ट हुफ बायोल्स लॉ। फॉन्ट हुफ बायोल्स लॉ, फॉन्ट हुफ बायोल्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अब ये जो पाई यहाँ पर है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आएगा K इंटू सी के।
अब सी को अगर इस साइड पे ले आए तो पाई डिवाइडेड बाय सी बराबर हो जाएगा के। तो अब देखिए कंसंट्रेशन जो होता है वो वॉल्यूम के अपोजिट होता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का इतनी कम उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी। तो हम 1 डिवाइडेड बाय सी को हम वी भी लिख सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू के। और आइडियल गैस के केस में यही तो था, बी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे चूँकि प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के। तो ये बिल्कुल बायोल्स लॉ की तरह है। और चूँकि इन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी फॉन्ट हूफ ने की थी, तो इसको फॉन्ट हूफ बायोल्स लॉ कहेंगे। इसके बाद है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। प्रेशर टेम्परेचर लॉ, जैसे आइडियल गैस के केस में हमने गैर-लूसेक लॉ पढ़ा था, उसी तरह इधर सॉल्यूशन के केस में प्रेशर टेम्परेचर लॉ है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इस लॉ के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन concentration is constant। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इंटू के टी आ जाएगा। अब टेम्परेचर को इस साइड पे अगर करें तो पाई बाई टी बराबर हो जाएगा के टी के। तो हम गैसेस के केस में क्या पढ़ते थे, ये फाइनल फॉर्म आ गई है प्रेशर टेम्परेचर लॉ की। और गैसेस के केस में हम क्या पढ़ते थे, प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर बराबर था कांस्टेंट के। इसके बाद आ जाता है फॉन्ट हूफ एवोगैड्रो लॉ। फॉन्ट हूफ एवोगैड्रोज लॉ। तो आइडियल गैसेस के केस में एवोगैड्रो लॉ क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the equimolar solution of different solutes have same osmotic pressure provided that the solute do not undergo association or dissociation। यानी इक्विमोलर सॉल्यूशन है डिफरेंट सॉल्वेंट्स के। और फॉर एग्जांपल ये 1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और ये 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन है। तो 1 मोलर है, चूँकि 1 मोलर है तो दोनों के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो इन दोनों केस में जो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सेम होगा। शर्त ये है कि सोल्यूट जो है वो ना एसोसिएशन करे और ना डिसोसिएशन, यानी सोल्यूट जो है वो इट शुड बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे जनरल गैस इक्वेशन के केस में हमने किया था बायोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैर-लूसेक लॉ, इन सारे लॉज को हमने मिक्सअप करके एक जनरल गैस इक्वेशन बनाई थी। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हम सारे जो लॉज हैं फॉन्ट हूफ के उन सबको मिक्सअप करके एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे। तो हम जनरल इक्वेशन पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशंस। तो फॉन्ट हूफ बायोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और जो प्रेशर टेम्परेचर लॉ है उसके अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एंड एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो इन सब को हम मिक्सअप कर लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आएगा कांस्टेंट इंटू एन टी डिवाइडेड बाय वी आ जाएगा। तो वी को अगर इस साइड पे लेकर आएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एन टी के। अगर मान लेते हैं कांस्टेंट यहाँ पर आर है तो आर यहाँ पर कांस्टेंट की जगह आ जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एन आर टी के। बिल्कुल ये एनालोगस है जनरल गैस इक्वेशन के, जो कि थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में ये इक्वेशन फॉलो होगी और जनरल गैस आइडियल गैसेस के केस में ये वाली जनरल गैस इक्वेशन फॉलो होगी। करना मतलब
यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है फॉन्ट हूफ लॉ विसेस राउल्स लॉ। तो हमने राउल्स लॉ में पढ़ा था कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट होना चाहिए। और सेम इसी तरह फॉन्ट हूफ लॉ भी तभी एप्लीकेबल होगा जब सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। और राउल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि solute should be non-volatile and non-electrolytic. Solute should be non-volatile and non-electrolytic. Solute should be non-volatile and non-electrolytic. सेम यही वाली कंडीशन इधर भी होना लाजमी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फॉन्ट हूफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ भी प्रेशर के साथ डील करता था। इसके अंदर हमने लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मालूम किया था। और फॉन्ट हूफ लॉ में भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर ही मालूम करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ फॉन्ट हूफ लॉ। लिमिटेशंस ऑफ फॉन्ट हूफ लॉ। लिमिटेशंस क्या हैं? पहली तो इसकी लिमिटेशन है कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सोल्यूट की कंसनट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कम होनी चाहिए। जैसे ही अगर आपने सोल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ाई तो फॉन्ट हूफ लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट बढ़ती जाती है और सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड होता जाता है तो डेविएशन फ्रॉम द फॉन्ट हूफ लॉ बढ़ता जाता है। तो उस केस में, यानी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में, फॉन्ट हूफ लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। आगे एक छोटा सा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो फाइनल फॉर्म थी फॉन्ट हूफ लॉ की, वो कुछ इस तरह से थी। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई v इंटू आर टी हो जाएगा। n डिवाइडेड बाई v कंसनट्रेशन के बराबर होता है। अब इसमें ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो पाई विल बी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू सी। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन के। तो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि सॉल्यूट की नेचर पे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक वेल नोन थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर था आर टी डिवाइडेड बाय वी वन नॉट लॉग नेचुरल पी नॉट ओवर पी। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो पाई है ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, टी इज़ द टेम्परेचर, आर इज़ द कांस्टेंट एंड v1 is the molar volume of the solvent and it is the vapor pressure of pure solvent and it is the vapor pressure of solution। अब इसी को थोड़ा रीअरेंज करें, इस v को अगर इधर ले जाएं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू v1 नॉट विल बी इक्वल टू आर टी log नेचुरल p नॉट ओवर p। अब पी राउल्स लॉ की जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था p नॉट ओवर p बराबर होता है x1 के, और ये बात भी हमें पता है x1 प्लस x2 बराबर होता है 1 के। तो x1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x2 के। अब यहाँ पर p नॉट ओवर p की जगह हम 1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। तो यानी लॉग नेचुरल p नॉट ओवर p की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस x2। तो ये हो जाएगा लॉग नेचुरल 1 माइनस x2। तो जो लॉग नेचुरल 1 माइनस x2 है इसको हम अगर एक्सपेंशन करें, देखो लॉग नेचुरल 1 माइनस x2 या मैथमेटिक्स का एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बराबर हो जाता है माइनस x2 प्लस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल माइनस x2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, और इसी तरह अप टू सो ऑन। एक टर्म के साथ माइनस आएगा, अब इसके साथ माइनस आया तो इसके बाद प्लस वाली टर्म, फिर माइनस, फिर प्लस वाली टर्म। और देखें जैसे जैसे हम फर्दर जाते जाएंगे
डिन्यूमिनेटर में जो नंबर है वो बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे किसी फ्रैक्शन का डिन्यूमिनेटर बड़ा होता जाता है तो ओवरऑल उस फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाती है। तो हम इन सब को इग्नोर कर लेते हैं, सिर्फ ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू अगर इस फर्स्ट वाली टर्म है इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी तो इसी को हम कंसीडर करते हैं, बाकी सारी टर्म्स को इग्नोर कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि log नेचुरल 1 माइनस x2 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस x2। अब हम अगर इस माइनस x2 को इसके अंदर पुट करें इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू अगर हम उधर पुट करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू V1 विल बी इक्वल टू RT और यहाँ पर आ जाएगा x2। अब यहाँ पर x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो x2 हमें पता है x2 बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये डिनोमिनेटर में जो N2 है ये चूँकि बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1 के। तो हम x2 की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, V1 नॉट विल बी इक्वल टू RT, x2 की जगह आ जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1। अब N1 को अगर इस साइड पे ले आए, N1 विल बी इक्वल टू RT N2। अब N1 V1, अब चूँकि यहाँ पर N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड V1 इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। सो इसकी जगह हम इन दोनों की जगह हम सिंपल V भी लिख सकते हैं जो कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विल बी इक्वल टू N2 और T। यहाँ पर V1 जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है और N1 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, इसकी जगह हम मास ऑफ सोल्यूट यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा RT के। तो ये एक आ गई है जी फाइनल इक्वेशन। इसके बरअक्स हम अगर इस इक्वेशन को ये वाली जो इक्वेशन है N2RT, V को इस साइड पर लेकर आएंगे तो N2 डिवाइडेड बाई V इंटू RT हो जाएगा। अब N2 डिवाइडेड बाई V कंसनट्रेशन के बराबर है तो पाई विल बी इक्वल टू कंसनट्रेशन इंटू RT, यानी पाई को ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।